तो महिलाएं उससे जागी, महिलाओं ने सिर्फ हमारे भारत के लोगों के बारे में नहीं पढ़ा, वो बाहर भी गई, बाहर के विषयों में भी पढ़ा, उन्होंने अलेक्जेंड्रा कोलंताई को भी पढ़ा। तो एक फेमिनिज्म का भावना भी उनके अंदर जागा, एक इंडिविजुअलिटी को वो एक्सपीरियंस करने लगी कि यार हमारा जो जीवन है वो किसी मर्द के अस्तित्व पर नहीं टिका है, हमारा खुद का एक अस्तित्व है। तो डेफिनेटली वो आगे निकली, आगे पढ़ने लगे। और इसमें मुझे लगता है कि जो लोग मिडिल क्लास मोरालिटी को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते थे, उन परिवारों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। लाइट्स कैमरा आज़ादी एक ऐसा शो है जो हस्तियों को ढूंढ रहा है। ये वो हस्तियां हैं जिनने हमेशा समाज को चुनौती दी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा निडर, आत्मविश्वासी और अग्रिम रहे हैं। भले ही जनता ने कभी इन्हें सराहा ना हो, मगर इन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया है। हम इनसे बात करके इनका नज़रिया समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये लोग समाज को कैसे देखते हैं, और ये सीखना चाहते हैं कि ज़िंदगी को बिना डरे कैसे जिया जाए। मेरा नाम है वंदित जैन और मैं इन कहानियों को आप तक लाने का बस एक माध्यम हूँ। हेलो एवरीवन, लाइट्स कैमरा आज़ादी के एपिसोड 32 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ 15 दिन बाद मुलाकात हो रही है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने कई तरह के और काफ़ी प्रोफेशंस के लोगों से बात करी है, साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर, एकेडमिशियंस, मगर आज तक हमारे शो पे ज़्यादा पत्रकार नहीं आए हैं। कितनी अजीब बात है, जो लोग समाज के सबसे करीब होते हैं हमने उनसे ही कभी चर्चा नहीं की। मेरी कोशिश है कि आप सभी को इस दौर में कुछ ऐसे पत्रकारों से मिलवाऊं जो वाकई में फील्ड पे एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। प्रशांत जी और मेरी मुलाकात ट्विटर के माध्यम से हुई और मैं उनको पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा था और बहुत समय से उनको शो पे लाना चाहता था। एक मौका मिला मुझे एक ऐसे व्यक्ति से बात करने का जो अपनी जान को जोखिम में डाल के अपना काम कर रहा है। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए चलते हैं सीधा प्रशांत जी के पास और जानते हैं इस समाज को उनके नज़रिए से। बट बिफोर दैट, अ स्मॉल अपील। Hi, listeners of Lights Camera Azadi. We are Dalit Camera, among India's handful Dalit media houses. We have been at the front lines for a decade and documented some of the most important voices and moments in the history of India's anti-caste struggle. From Rohit Vemula's death to the anti-CA movement and now the ongoing farmers' protests, we bring you incisive and objective stories from the ground. We are an independent media house and often rely on funds from listeners and supporters like you to run our operations. The expenses for journalism, equipment, staff salaries is high and the costs are rising. Journalism is not easy. Staying independent and free from corporate interest and advertisement makes it even more challenging. We need your help to raise around 12 lakhs this month. Any contribution, big or small, can go a long way in backing our work for the anti-caste movement. If you want to support us, please visit our website www.dalitcamera.com to make your contributions and to follow our work. Thank you. This episode is brought to you by Miva Naturals. Miva is a homemade brand dedicated to your personal care experience. Miva make products with dedication, love, and with a touch of nature. They don't use any chemicals or harmful substances in their products to ensure you get the best feeling, which is long lasting. Miva makes products which are colorful and are fun to use, and it aims to be your best experience in the whole day. If you'd like to order your first Miva product, please go to miva.co.in and insert the code AZADI during checkout and get instant 20% off. So, what are you waiting for? ओके, 3, 2, 1। प्रशांत जी, वेलकम टू लाइट्स कैमरा आज़ादी। थैंक यू वंदित। कैसे हैं सर आप, एंड हाउ इज एवरीथिंग? मैं अच्छा हूँ, बाकी चीजें अभी बहुत अच्छी नहीं है देश में। हाँ, खैर इसी बात पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रशांत जी, थोड़ा सा बताएंगे आपकी जर्नी के बारे में, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है और ऐसा क्या हुआ कि आप आज एक वरिष्ठ पत्रकार बन गए हैं? मैं वरिष्ठ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मतलब मैं ये हमेशा से बनना चाहता था। और मैं मुंबई से आता हूँ, और मुंबई से भी मैं ऐसी मुंबई से नहीं आता हूँ जो आप लोगों ने फ़िल्मों में देखा होगा या फिर किसी मैगज़ीन में देखा होगा। मैं उस मुंबई से आता हूँ जहाँ मुंबई का बहुत बड़ा हिस्सा एकदम स्लम्स में डूबा हुआ है, जहाँ साफ़-सफ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं है, और सपने देखने वाले तो बहुत कम लोग ही मिलते हैं वहाँ। तो मैं भी मुंबई के कुर्ला
नाम के एक इलाके से आता हूँ, जहाँ जहाँ के स्लम्स में मैं पैदा हुआ और मेरा पूरा बचपन, जब तक मैं दिल्ली नहीं आया, मेरा पूरा बचपन उसी स्लम्स में बीता। और जहाँ मतलब लोगों के ऐसे कोई सपने नहीं होते थे कि उसे बड़े होकर डॉक्टर बनना है या फिर कोई जर्नलिस्ट बनना है या लॉयर बनना है। वहाँ वहाँ सिर्फ़ जद्दोजहद होती थी, सिर्फ़ रोटी कमाने की। और उसी के बीच में मैंने सपना देखने का ज़रूरत किया, और मैंने सोचा कि मुझे जर्नलिस्ट बनना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफ़ेशन था, मुझे लगता है कि मैं उन लोगों की बातों को एम्प्लीफ़ाई कर सकता था, जो लोग की आवाज़ कोई सुनना नहीं चाहता, या उन लोगों की आवाज़ को लोग दबा देना चाहते हैं। तो हमेशा से इस मानसिकता के साथ ही मैंने अपने करियर को परस्यू किया और चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। गणेश शंकर विद्यार्थी को पढ़ना शुरू किया, रामनाथ गोयनका को पढ़ना शुरू किया, और देखने की कोशिश की कि भारतीय मीडिया का क्या इतिहास रहा होगा। तो मुझे पूरा ये समझ में आया शुरुआत से कि हमारे देश में, भले ही दूसरे देशों में मीडिया की शुरुआत बिज़नेस के पर्पज़ से हुई होगी, पर हमारे यहाँ एक फ्रीडम, जो हमारा जो आज़ादी का जो पूरा आंदोलन था, उसको मदद करने के लिए हमारे देश में न्यूज़पेपर शुरू हुआ। तो वो सरकार की गोद में कैसे बैठ सकता था, ये चीज़ें पहले मुझे क्लियर थी कि उस समय अगर हमारा अखबार अंग्रेज़ों की गोद में बैठ गया होता, तो शायद आज हम ये बात नहीं कर रहे होते। और इसी मानसिकता के साथ मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, मतलब यानी कि मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली होता है ना, उस फैमिली से आता हूँ, जहाँ 2 वक़्त की रोटी के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं सोचा जाता। लेकिन एक चीज़ था हमारे घर में कि सपने देखने पर पूरी आज़ादी थी, और उन्हें पूरा करने पर किसी तरीके की रोक नहीं थी कि आप उसे अगर परस्यू कर रहे हैं तो। मतलब मेरे पिताजी भी, मतलब हमेशा ये कहा करते थे कि तुम कितने गरीब हो, कितने अमीर हो, ये लोगों को नहीं पता, लेकिन तुम जब भी बाहर निकला करो तो बेहतरीन कपड़े पहन के निकला करो। तो वो कपड़ों को लेके बहुत एप्रोप्रिएशन दिखाते थे कि आप अच्छे कपड़े पहनिए, क्योंकि इंसान आपकी जेब में नहीं झाँक सकता, लेकिन आपके कपड़ों को देखकर अगर आपको जज करता है तो बेहतरीन पहनिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हम एक वक़्त की रोटी कम खाएँगे, लेकिन बेहतरीन कपड़े पहनेंगे। उसके बाद मैं मुंबई में ही कॉले ग्रेजुएशन तक पढ़ा। उसके बाद मुझे दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जो कि वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट था। और जब मैं अपने ग्रेजुएशन के आखिरी सालों में था, उस समय मैंने रवीश कुमार को देखना बहुत शुरू किया था। और रवीश कुमार का जो 9 बजे का कार्यक्रम आता था, वो मैं मतलब बिना मिस किए हर दिन देखा करता था। और मुझे हमेशा से लगता था ये आदमी कुछ अलग करता है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि ये उस चिल्लाने वाले माहौल से कुछ अलग है, जहाँ कुछ बातें हो रही हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हो रही हैं जो लोगों को मैटर करती हैं। उसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, और फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे पता रवीश कुमार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़े हैं, ऐसा विकिपीडिया पे लिखा था। हालाँकि ये झूठ है, विकिपीडिया पर इस चीज़ का अपडेशन नहीं है प्रॉपरली, पर वो यहाँ से कुछ आधे में ही छोड़कर चले गए थे। लेकिन मुझे वहीं से एक इंस्पिरेशन मिल गई कि मुझे यहाँ अप्लाई करना चाहिए, और मैंने यहाँ अप्लाई किया, और लकीली मैं आ गया दिल्ली। और दिल्ली आने के बाद चीज़ें बड़ी बदल गई। जो मीडिया को लेकर हमारा एक एक परसेप्शन था, वो पूरा बदल गया, क्योंकि मैं इससे पहले एनडीटीवी और बीबीसी में इंटर्नशिप कर आया था, तो मुझे वो टेलीविज़न वाला ग्लैमर तो मैंने देखा हुआ था। लेकिन जब आप रेगुलरली एज़ ए एम्प्लॉयी काम करते हैं, एज़ ए टीम मेंबर काम करते हैं, तो आप किन चीज़ों का सामना करते हैं, कैसे आपकी स्टोरी को दबाया जाता है, कैसे आपकी स्टोरी को काट दिया जाता है, कैसे एक पॉलिटिकल बायसेस के चलते बहुत सारी चीज़ों को छपने नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन में जब भी काम करूँगा, तो मैं सिर्फ़ इंडिपेंडेंट ऑर्गनाइज़ेशंस के लिए काम करूँगा, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट होंगी, और वही ऑर्गनाइज़ेशन के लिए काम करूँगा जो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के एडवर्टाइज़मेंट के लिए मरी नहीं जा रही हैं। तो ये सोचकर हम यहाँ आए, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे सारी चीज़ें होती गई, और बाकी तो सभी को पता ही है मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। हुँ। जी। एक आपने काफ़ी अच्छी बात बोली थी हुँ। प्रशांत जी कि हमारा जब मीडिया शुरू हुआ था तो वो सत्ता को एक तरीके से एक सच दिखाने के किस मानसिकता से शुरू हुआ था। जी। तो आपकी कुछ इंस्पिरेशंस बताएँगे? ज कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो शायद आपने पढ़े होंगे हमारी हिस्ट्री को लेके, जो दैट मे हैव इंस्पायर्ड यू? देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी को हम लोग अभी तक अपना आइडल मानते हैं। मुझे लगता है कि वो एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो जिनके बारे में सभी को पढ़ना चाहिए। मतलब हमारे अमूमन जो ये स्टूडेंट्स हैं ना, वो नहीं पढ़ते। वो मतलब ये टेलीविज़न के अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी को देख के इंस्पायर होते हैं।
पर मैं उनको कहना चाहूँगा कि उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी अपने आप में एक कहूँगा कि एक तरीके का पूरा किताब है, जिसको लोगों को समझना चाहिए कि वो व्यक्ति किस समय में किस तरीके की जर्नलिज़्म कर रहा था और उसकी डेथ जो हुई है, वो भी मतलब एक जर्नलिज़्म करते हुए ही हुई है। मतलब वो कभी पॉलिटिक्स में भी नहीं रहे, वो कभी मतलब अगर पॉलिटिक्स में भी रहे तो उस समय की ऐसी पॉलिटिक्स नहीं हुआ करती थी जो आज है कांग्रेस, बीजेपी। उस समय मतलब एक अंग्रेज़ों के ऑपोज़िशन में खड़ा होना होता था, तो डेफ़िनेटली कांग्रेस वाज़ द अम्ब्रेला, तो डेफ़िनेटली सारे लोग कांग्रेस के अंडर में काम करते थे। पर वो उस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। और आपको यकीन नहीं होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी दंगे रोकते हुए, दरअसल कानपुर में दंगे हो रहे थे और उस दंगे के बीच में हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे और उस दंगे को रोकने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी उस दंगे के बीच में जाते हैं लोगों को समझाने के लिए, और उनका पता है आपको मॉब लिंचिंग हो जाता है, वो वहीं मार दिए जाते हैं। तो आप समझिए कि अगर आज एक पत्रकार दंगे रुकवाने के लिए दंगों के बीच में घुस जाता है और आज उल्टा है, पत्रकार टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के दंगे करवाता है। क्या गणेश शंकर विद्यार्थी के माध्यम से आपका एक सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एनलाइटमेंट हुआ, या मतलब, या हाउ डिड दैट हैपन, हाउ? हाँ। गणेश शंकर विद्यार्थी के मतलब मैं पूरा पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस तो नहीं कहूँगा, पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि जो हमारे देश में, क्योंकि मैं जब जर्नलिज्म में एंट्री किया था तो उस समय ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो पावर में आ गई थी। तो मुझे इस चीज़ की भनक तो लगने लगी थी, उससे पहले मैं नहीं सोचता था गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में कि गणेश शंकर विद्यार्थी कौन है, क्या है? बस नाम सुना था इक्का-दुक्का बार, क्योंकि जर्नलिज़्म का छात्र था तो वो किताबों में कहीं पढ़ा होगा हल्का-फुल्का। लेकिन जो एक इंस्पिरेशन मिली कि उस समय 2014 में सरकार बनी और 2015 तक ये चीज़ क्लियर होती चली गई थी कि भई देश के अंदर नफ़रत का एक कारोबार शुरू हो चुका है। एक मतलब एक तरीके का बिगेट्री लोगों के अंदर पैदा होने लग गई और जिस बिगेट्री को लोग छुपाया करते थे, उस बिगेट्री को अब शान से ग्लोरीफाई करते हैं कि और गर्व से कहते हैं कि भैया हम हैं ये, और ये हम ये करते हैं और ये आपको भी करना चाहिए। तो और टेलीविज़न पे जो एंकर्स बैठते थे उनका हाल बदल के चुका था। वो लोग एकदम रैडिकल बात कर रहे थे, जो मैजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स होती है उसको अपीस करने की कोशिश कर रहे थे। उसी बीच में मुझे गणेश शंकर विद्यार्थी हमेशा से मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो था, लेकिन कॉन्शियसली मैं सोचने लगा कि वो आदमी एक एक उस समय का आदमी जो जिसके पास जो दंगों में लोगों के बीच में चला जाता है और लोग उसको मार देते हैं, और आज ये जो दंगे फैला रहे हैं, तो डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन मिली कि हमें तो कम से कम नफरत के कारोबार में पेट्रोल नहीं डालना है, कम से कम इसे रोकने की कोशिश करनी है। ना पत्रकार होते हुए भी कर पाए, पर एक नागरिक के होते हुए तो ये काम ज़रूर करना है ना। तो और पत्रकार कोई कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, वो एक नागरिक ही है। बस वो लिखना चाहता है, इसके लिए वो पत्रकार है बस। उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है ना पत्रकारों के लिए। जी। जी, अक्सर जब हम मीडिया की स्पेस की बात करते हैं तो कहीं न कहीं ये ज़हन में मेरे आता है कि मीडिया जो है एक सॉर्ट ऑफ एक शायद एक रिफ्लेक्शन भी है हमारे समाज का, कि हमारा समाज जिस तरीके से बिहेव कर रहा है वो उसी चीज़ को दर्शाता भी है, और कहीं न कहीं उसका एक ओपिनियन मेकर भी है। मतलब समाज का किस तरह दिशा देनी है, कि समाज को कैसी सोशल इंजीनियरिंग करी है, वो भी है। तो मेरा आपसे सवाल है कि एज़ अ सोसाइटी और एज़ अ समाज, अगर मैं इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपसे बात करें, तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, और ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ वर्षों में कि जो एक मीडिया और जैसा जो एक रिस्पेक्टफुल प्रोफ़ेशन से, मतलब एक एक ऐसा प्रोफ़ेशन बन गया कि जिसमें इस तरीके के टर्म्स आ गए कि कोई एक गोदी मीडिया है और एक गोद में बैठा हुआ है। तो मैं ये मेरा जो आज का टॉपिक है, ये मतलब इसमें मैं ज़्यादा विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी, मैं सिर्फ मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो उस देश की जिस तरीके की सोसाइटी होती है, जिस तरीके का वहाँ के लोगों का स्वभाव होता है, उसके अनुसार वो ढल जाती है। भारत में जो अमूमन जो मीडिया है, वो मतलब ये कोई एलियन तो नहीं है ना, किसी मार्स या वेनस से आए हैं। ये इसी समाज का हिस्सा है, इनके भी अपने प्रेजुडिसेस हैं। मतलब हर इंसान के प्रेजुडिसेस हो सकते हैं। कोई अगर ये क्लेम कर रहा है कि मैं अनबायस्ड हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। हाँ, आपके प्रेजुडिसेस क्या हैं, सही है, गलत है, वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया ने अपने स्वभाव को पूरी तरह बदला। पहले जो था, पत्रकारों की बड़ी इज़्ज़त हुआ करती थी, लोग बड़े मान-सम्मान से देखा करते थे, अब गालियाँ देते हैं लोग। आप
सिंघू बॉर्डर पे फार्मर प्रोटेस्ट पे पत्रकार छुपकर जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने, क्योंकि उन्हें डर है कि लोग उनका विरोध करेंगे। लोग अपनी माइक का आईडीज उतार दे रहे हैं, आज तक वाले उतार दे रहे हैं, जी वाले उतार दे रहे हैं, ताकि लोग उनसे बात करें। तो मीडिया ने अपने आप को खुद ही इस स्थिति में ढकेला है। मीडिया पहले क्या था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मीडिया को लोग पे नहीं करते थे, लोग पे करते थे, हमेशा से पे करते रहे हैं, लेकिन मीडिया बहुत ही फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री थी। लेकिन अब क्या हुआ है, इंडस्ट्री को इन्होंने पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर लिया कि जितने भी लोग हैं, अमूमन जो मेजर प्लेयर्स हैं, वो एक तरफ से खेल रहे हैं, बाकी इक्का दुक्का लोग इधर उधर खेल रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दे पाता, क्योंकि ये जो मेजर पेनिट्रेशन रखते थे ये सारे लोग एक तरफ हो गए। यानी मेरा कहना है कि गोद में जाकर बैठ गए, और जब ये गोद में बैठ गए तो सरकार भी सर पर बैठ गई। तो हमारे साथ हुआ यही है कि अगर मीडिया जाकर सरकार की गोद में नहीं बैठती ना, तो सरकार हमारे सर पे नहीं बैठती, और उसी का नतीजा ये है कि आज मीडिया की ये हालत है, और ये बड़ा दुख की बात है, और ये रिवाइव भी नहीं हो पाएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, भारत में जो टेलीविजन मीडिया है, जो मेजर अखबार हैं हिंदी के, खास तौर पर मैं कहूँ, अब नामुमकिन है इन्हें लौट पाना, क्योंकि इनके मुंह में खून लग गया। इनका जो रेवेन्यू मॉडल था ये पूरी तरह बदल गया। जो ये अखबार लोगों तक पहुंचाने में जो ये मेहनत करते थे, अब इन्हें करने की जरूरत नहीं है। अभी अखबार इनका 1 रुपए का भी ना बिके अखबार, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें एक सब्सटैंशियल फंड मिल जाता है, जिससे ये अपना अखबार चला सकते हैं, एक अपना टेलीविजन चला सकते हैं। आप अगर इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे वो बड़े बड़े जितने भी चैनल हो, आज तक हो, जी हो, या फिर नेटवर्क 18 हो, ये सभी लॉस में चल रहे हैं। इनकी सभी बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो ये भयंकर लॉस में चल रहे हैं, मतलब छोटे मोटे लॉस में नहीं चल रहे हैं। लेकिन उतने लॉस के बावजूद भी ये चैनल कैसे चल रहे हैं? लॉस में तो सारी चीजें तो बंद हो जाती हैं, लेकिन ये कैसे चल रहे हैं? जाहिर सी बात है, एक सब्सटेंशियल फंड इन्हें बैक चैनल से आता है, जिसके वजह से ये सारे ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। वरना लॉस में इतना दिन चला पाना, मतलब ये तो बिजनेस कर रहे हैं ना, इनका तो जर्नलिज्म भी नहीं है। मतलब अंबानी तो जर्नलिज्म के बिजनेस में है भी नहीं, तो उसके बावजूद भी वो क्यों इतना लॉस मेकिंग चैनल चला रहा है? बिकॉज ये चैनल उनके लिए बैटिंग करवाते हैं सरकार की तरफ से। ये उनके लिए थोड़ा एक एक्सेस पैदा करवा देते हैं कि सरकार के वो करीब रहे, सरकार की तारीफ कर सके, सरकार के लिए कसीदे लिख सके। हम्म। तो ये तो मेरे शो पे मेघनाथ भी आए थे पिछले सीजन में। जी उनसे भी मैंने ये बात पूछी थी कि ये मॉडल तो इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं डेलिकेट है कि ये हाईएस्ट बिडर विंस बेसिकली। तो राइट। अगर आज की तारीख में मान लीजिए कि किसी ना किसी माध्यम से अगर कोई विपक्ष के पास वो पैसा आ जाता है, तो हम्म। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो विपक्ष की गोद में बैठ जाएगा? कहीं भी बैठ जाएगा, उसको जो पैसे देगा आज वो उसकी गोद में बैठेगा। उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हाँ, हम्म एंकर की अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है जिसमें वो नफरत फैला सकता है, पर चैनल मालिकों का अपना है हिसाब किताब कि मतलब कल आप जो लाइट कैमरा एक्शन पर हम बात कर रहे हैं, कल हमने अगर चाहा, अगर हमारे पास कहीं से 200-500 करोड़ रुपए आ जाते हैं, तो हम भी 2-4 चैनल खरीद सकते हैं। आप इसकी चिंता ना करें। ठीक है, मैं थोड़ा-सा प्रशांत जी थोड़ा-सा स्टेप बैक लूँगा। जी। एक जो हम ऑफ़लाइन भी हम डिस्कस कर रहे थे कि मीडिया को समझने के पहले हमारे समाज को समझना थोड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत ही वैसे तो बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन हो जाता है कि समाज का, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंग आ जाते हैं। कई तरीके के हमारे धर्म और जातियाँ आ जाती हैं, कई हमारा हिस्ट्री आ जाती है। बट मोटा-मोटा अनुमान आज की तारीख में जो हम 21वीं सदी में बैठे हुए हैं, 2020 में 2021 में प्रवेश कर रहे हैं। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं आज के समाज को? एक इंटरनेट के द्वारा जो मॉडर्नाइज़ समाज बनने की कोशिश कर रहा है, बट आज भी अपनी रूढ़िवादियों स्थितियों में फँसा हुआ है। उस समाज के बारे में आपकी क्या कमेंट्री है? एंड वहाँ से फिर देन वी कैन बिल्ड ऑन इट। मुझे लगता है कि वो देश, कोई भी देश हो, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जो अपने अतीत को लेके बड़ा ऑब्सेस्ड हो। बनिस्बत उनका अतीत अगर अच्छा हो तो वो उस चीज को लेकर ऑब्सेशन करें, लेकिन अगर उनका अतीत उस काले कारनामों से सना हुआ है, तो मुझे लगता है कि उन्हें उस अतीत को लेकर इतना ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं है, उसे ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। आपने कभी अमेरिका को देखा है कि वो कहते हैं कि जब हमारे यहाँ ब्लैक्स की स्लेवरी होती तो वो हमारा गोल्डन एरा था? नहीं। नहीं, कभी नहीं सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया में भी आपने नहीं सुना होगा, किसी भी देश में नहीं सुना होगा। आप अफ्रीका में, आप व्हाइट से भी बात करें जो जिनका ऑक्यूपेशन अफ्रीका में था, ब्रिटिश से भी बात करें, तो वो भी नहीं बोलते हमें तो बड़ा मजा आता था। वो आज के डेट को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं कि जब हम डेमोक्रेसी में हैं, जहाँ सबकी आवाज मायने रखती है। तो भारत को भी ये समझना पड़ेगा कि भारत का जो इतिहास रहा है हमारे समाज में, अगर हम भारत की समाज की बात करें,
तो भारत का इतिहास कोई बहुत अच्छा इतिहास नहीं रहा है। हम कोई डेमोक्रेसी के जनक नहीं है। हमारा कोई पिछला जो अतीत रहा है, पिछला जो 1005-2000 साल रहा होगा, वो कोई पब्लिक के लिए तो गौरवशाली नहीं था। कोई राजा ज़रूर पैसा कमा लिया होगा, कहीं किसी दूसरे देश पे कब्ज़ा कर लिया होगा, पर आम जनता के लिए तो वो क्या है? आम जनता के लिए तो वो कोई चीज़ है, मायने नहीं रखती। तो हमारा समाज दरअसल अपने पुराने रूढ़िवाद को लेकर ना बड़ा ऑब्सेस्ड है। वो बोलता है यार पहले बड़ा अच्छा था, महिलाएं अपनी औकात में रहती थी, घूंघट में तो रहती थी लेकिन अपनी औकात में भी रहती थी। तो इस बात को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं कि आजकल तो महिलाएं हाथ से निकल गई हैं, आजकल तो वो अपने मन का करती हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वो अपने मन का कर रही हैं। अगर आप कहते हो कि ईश्वर ने हमें बनाया है तो ईश्वर ने ये डिफेक्टिव, ये तो ईश्वर के प्रोग्राम में प्रॉब्लम है ना, कि ईश्वर ने दो लोगों को बनाया लेकिन दोनों को अलग बनाया। चलिए बायोलॉजिकल अलग बनाया वो समझ में आता है, लेकिन हक हकूक में कैसे अलग बना दिया? सांस तो हम भी ले रहे हैं, सांस वो भी ले रहे हैं, पानी हम भी पी रहे हैं, पानी वो भी पी रहे हैं, और जीते वो भी हैं, मरते वो भी हैं, तो फिर अलग कैसे? तो ये हमें समझना पड़ेगा। और हम लोग अपने पुराने दिनों को बड़ा याद करते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग ज़रूर इसको ग्लोरीफाई कर सकते हैं कि जिनके अतीत बड़े सुहाने रहे होंगे, लेकिन हम कैसे उसको याद करें जो हमारे अतीत तो पूरे काले अंधेरे में सने हुए थे, पूरे डूबे हुए थे, जहाँ कोई हक हकूक नहीं थे। ये 21st सेंचुरी है जहाँ हम बात कर रहे हैं। ये 21st सेंचुरी है जहाँ एलजीबीटी कम्युनिटी की बातें मायने रखती हैं। ये 21st सेंचुरी है जहाँ एक ऐसे व्यक्ति की भी बातें मायने रखती हैं जिसके पास जेब में 1 रुपया भी नहीं हो, लेकिन उसकी आवाज़ लोग सुनते हैं। तो और उसे बोलने का अधिकार है, उसकी ज़बान नहीं काट ली जा रही है, उसे फांसी पे नहीं लटका दिया जा रहा है। हालाँकि हमें सरकार से बड़ी शिकायतें हैं कि सरकार बोलने वालों को दबा रही है। ये वही ऑब्सेशन है, ये वही मोनार्क जो पूरा सिस्टम था, ये उसी का ऑब्सेशन है कि उसी सिस्टम को वापस लाना है जहाँ बोलने वाले कम हों और सुनने वाले ज़्यादा हों। ये एक आपने पिछले 20 से 30 साल में किस तरीके से आपने क्या की चेंजेस देखे समाज में? एक आपने ज़रूर एक बात बोली थी कि अपने प्रेजुडाइज़ जो हम दबा के रखते थे, अब वो खुल के बयाँ होने लगे हैं। और ये तो खैर दुनिया भर में ही हो रहा है। शायद इंटरनेट का ये एक अनइंटेंडेड सा कॉन्सिक्वेंस है। इसके अलावा आपने कुछ की फैक्टर्स और चेंजेस भी देखे हमारे समाज में? हाँ, आप जब भी अ, पुराने अखबारों को निकाल कर देखेंगे या फिर पुराने जो समय में लोगों से बात करेंगे, हालाँकि मैं नहीं पैदा हुआ था 90s से पहले, तो मुझे लोग बताते हैं कि टेररिज़्म जो शब्द है ना, वो इंडिया में ज़्यादा वो एग्ज़िस्ट नहीं करता था। वो इंडिया के अंदर टेररिज़्म नाम का कोई शब्द नहीं था। इंडिया में लोग इस बात को लेकर मलाल नहीं रखते थे मन में कि कौन किस धर्म का है। जाति तो थी, लेकिन कम से कम धर्म को लेकर एक इतना प्रेजुडिसेस नहीं था लोगों के बीच में। मतलब वो होगा पर वो सबकॉन्शियस माइंड में था, वो कॉन्शियसली लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। और ये मैं कहूँ कि पिछले 20 सालों में जब से ये बाबरी डिमोलिशन हुआ, बाबरी डिमोलिशन के बाद हमारे समाज में एक बड़ी-सी एक लकीर खींच दी गई हिंदू मुसलमानों के बीच में ख़ास तौर पर, और वो लकीर आज तक भर नहीं पाई। क्योंकि उस लकीर को जब भी भरने की कोशिश की गई, इस देश के अंदर कुछ ना कुछ हुए, दंगे होते गए। पुर दंगा हुआ, चाहे वो बॉम्बे का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, अभी दिल्ली में हाल ही में जो दंगे हुए, उसी से साबित हो गया, वही देखने को मिलता है, उसका भी रिफ्लेक्शन आज आप देख सकते हैं कि लोगों के मन में आज भी एक दूसरे को लेकर नफरत पैदा हुई है। तो एक समाज बदल गया, जिस समाज को सिर्फ अपने रोजमर्रा के जीवन से फर्क पड़ता था, लेकिन अब उसे बगल वाले की आइडेंटिटी से भी फर्क पड़ता है। उसे उसे अपने किससे वो दोस्ती करेगा, उससे भी फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग के पिताजी बताते हैं कि 70s का जो दौर था, हम लोग चूँकि बॉम्बे में रहे हैं, तो बॉम्बे में 70s का दौर को वो कहते हैं कि 2020 से 1970 ज़्यादा लिबरल था और वहाँ ज़्यादा एक्सेप्टेंस थी। तो लोगों का और लोगों की भावनाएँ किस प्रकार बदलती गई, वो तो हम देख ही रहे हैं। और एक बचपन से ही कंडीशनिंग अब शुरू हो जाती है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक 12 साल के बच्चे से मिला। उसके मन में वही वही भावना थी, जो वही शब्द थे जो मैं प्रवीण तोगड़िया को स्पीच में बोलते हुए सुना करता था। तो ये कहाँ से आया? 12 साल का बच्चा पोकेमॉन की बात करता है, पावर रेंजर्स की बात करता है। वो ये कब से बात करने लग गया कि मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। वो ये कब से बात करने लग गया कि पाकिस्तान की वजह से हमारे देश के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है।
तो ये एक बदलाव मैंने देखा। हम नहीं बात करते, हमें तो पता भी नहीं था पॉलिटिक्स क्या है। हम तो बचपन में पॉकीमैन, पावर रेंजर, शिनचैन के ऊपर कभी गए ही नहीं। हम्म, लेकिन ये जो समाज बदला है कि आज 10-10, 11-11 साल के बच्चे वीडियो बनाते हैं, नफरत का वीडियो बनाते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हम सबक सिखा देंगे उनको। भाई आप किसको सबक सिखाओगे? एक दिन तो सभी मर जाएंगे ना। ये जो पावर स्ट्रक्चर है, आज जिस दिन ये पावर स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, जो पावर में आएगा वो मारेगा ना। तो ये हम ये रिवेंजफुल सोसाइटी को क्यों क्रिएट कर रहे हैं? मैं हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा इंस्पायर होता हूँ कि उन्होंने कभी भी मतलब ये नहीं कहा कि किसी को दबा के आगे बढ़ो। मैं कह रहा हूँ कि जो बड़ा हुआ है उसी के बराबर जाके क्यों नहीं खड़े हो जाते? तो मुझे लगता है कि इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, किसी को दबा के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हमें बस साथ खड़े होना है, कंधे से कंधा मिलाकर। उस समाज को हम देखना चाहते हैं जिस समाज की कल्पना भगत सिंह किया करते थे। हम उस समाज को देखना चाहते हैं जिसकी कल्पना अम्बेडकर किया करते थे, नेहरू किया करते थे। हम उस समाज की कल्पना करना चाहते हैं जहां फूलन सेफ फील करे, फूलन को फिर बंदूक नहीं उठाना पड़े। हम्म, वो समाज मिल पाना शायद मुश्किल है, लेकिन हम शायद, हमारी जो जनरेशन है वो तो करप्ट हो गई, लेकिन इसके बाद वाली जो हमारी जनरेशन आएगी, मुझे लगता है उसके कंधे पर बड़ा दायित्व होगा कि वो समाज को किस दिशा में मोड़ेगी। अगर उसने मोड़ दिया तो मुझे लगता है कि हमारे 1000 साल बच जाएंगे। बिल्कुल। आपने ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ये कैसे आज की तारीख में एक छोटा बच्चा और एक टीनेजर एक रेडिकल थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में रखता है। तो इससे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल प्रशांत ये आता है कि वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक इंडिविजुअल की थिंकिंग को बचपन से रोल प्ले करते हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस आज की तारीख में आज क्या रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिशनली तो करते ही आए हैं, आज भी क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कि ये ऐसा क्या हो रहा है कि 12-12 साल के या 15 साल के बच्चे इस तरीके की बातें करने लग गए हैं। देखिए हमारे मतलब डेमोक्रेसी को तो अभी इंडिया में एग्जिस्ट किए हुए बहुत कम समय हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी तक। हमें 100 साल भी नहीं पूरा किया है। लेकिन एक फादर नाम का इंस्टीट्यूशन है जो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। और जो हमारा, जो इस समय का जो सोसाइटी है, जो गवर्नमेंट है, वो एकदम ना फादर की भूमिका में है। फादर की पूरे कैरेक्टरिस्टिक जो उसके हैं वो फादर वाले हैं। कि जैसे ये होता है ना कि आप अगर अपने पिताजी से सवाल पूछते हैं तो आप अच्छे बेटे नहीं हैं। आप अपने पिताजी की गलतियों पर उंगलियां उन्हें दिखाते हैं तो आप अच्छे बेटे नहीं हैं। तो उसी तरीके से सरकार भी कहती है, आप सरकार से सवाल पूछते हो तो आप अच्छे नागरिक नहीं हो। ठीक है, आप अपराधी हो। आप अगर अपनी मार खाती हुई माँ के हो, जब आपका पिता पीट रहा हो और उसका हाथ पकड़ लो तो आपको नालायक कहा जाता है। यहाँ सरकार भी ऐसे ही कर रही है। सरकार जब किसी पे हाथ उठाती है और आप जब आकर उसको बचाने की कोशिश करते हो, अपने ही नागरिक भाई को या नागरिक बहन को, तो सरकार भी कहती है ना कि आप तो देशद्रोही हैं, आपको तो पाकिस्तान से फंड मिल रहा है। तो ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सरकार वाला है। और जो बाप नाम का इंस्टीट्यूट है ना, ये दरअसल जिम्मेदार है इस देश की बर्बादी का। हमने बाप नाम के इंस्टीट्यूट को इतना ऊपर सर पे बिठा लिया कि आज वो हमारे गले की हड्डी बन गया है। और ये जो बच्चे जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हो रहा है, ये कहाँ से अपब्रिंगिंग हो रहा है? बेसिकली जो फैमिली है, पहले हम लोग देखते थे हमारे जो फैमिली जो हमारे फादर थे वो फादर हैं, बचपन में हमसे बातें किया करते थे, हमें करेक्ट किया करते थे, हमें मदद करते थे जो हम बिगेटरी सीख रहे हैं उसे अनलर्न करें। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तो मुझे लगता है कि जो जो अपर कास्ट मोरालिटी है, वो मुझे लगता है टेररिज्म से ज्यादा खतरनाक है। और उसको एक तरीके का एस्टेब्लिश करने की कोशिश हर व्यक्ति कर रहा है अपने परिवार के अंदर। तो वो उसको करेक्ट नहीं करता, बल्कि उसको अप्रिशिएट करता है। डेफिनेटली उसको ये सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या उसके जो फ्रेंड सर्कल है वहां से मिल रही है। पर जब वो ऐसी बातें करता है तो जो फैमिली का हेड है, जो हमारे देश में होता है फादर, वो उसको करेक्शन नहीं कर रहा है, उसको बता नहीं रहा है कि बेटे जो तुम सीख रहे हो ना ये गलत है, बल्कि उसको अप्रिशिएट कर रहा है कि हमारा बेटा तो बड़ी सही चीजें सीख गया है अभी से ही, आगे चल के ये तो आगे चल के इसको तकलीफ नहीं होगी, आगे चल के तो ये एकदम हमारे मोरालिटी पर जिंदा रखेगा, हमारी मोरालिटी को जिंदा रखेगा, हमारी मोरालिटी को आगे बढ़ाएगा। तो एक एक करेक्शन का जो पूरा प्रोसीजर है मिस कर रहा है। मतलब हम लोग तो बचपन में ऐसा था कि अगर हम मार भी खाकर आए हैं किसी से, तो ये होता था कि मतलब हमारे पेरेंट्स ही हम पे कहते थे कि भैया तुमने ही मारपीट की होगी, और हमें मारपीट से दूर करते थे, हमें उन बुरी चीजों से दूर करने की कोशिश करते थे।
जिसके इन्फ्लुएंस में हम आ रहे हैं। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज उसको करेक्शन करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज़ जब क्योंकि उसका बाप भी खुद करप्ट हो चुका है ना, वो भी बिगेटरी से पूरी तरह लैस है। उसके दिमाग में भी वही वही कचरा है जो व्हाट्सएप से उसका बेटा पाता है, लेकिन उसका बाप भी पाता है, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से पाता है, बड़े बड़े ब्लंट तरीके से पाता है। तो मुझे लगता है कि पूरा फादर नाम का इंस्टीट्यूट करप्ट है। इसके लिए हमारा समाज करप्ट है और आगे भी होता रहेगा करप्ट। तो इसके लिए हमें ये शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब ये हटाना पड़ेगा कि यू कैन आस्क क्वेश्चन टू योर फादर एंड योर फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करेक्शन। ठीक है, मतलब बहुत लोगों को समय नहीं मिल पाता होगा, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए। मतलब ये कलेक्टिवली एक एफर्ट है जहां हमें चीजों को अनलर्न करना पड़ेगा। बिगेटरी हम मतलब हम पैदा जब होते हैं ना, हम प्योर पैदा होते हैं। बिगेटरी हमारे घर से शुरू होती है। हमें कोई ये किसी किताब में या मतलब कोई ऐसा कोई चिप नहीं है जो आपके अंदर डाल के भेजा जाता है कि आपको इससे नफरत करनी है, ये प्रैक्टिस करना है। आप घर में ही सीखते हो सब कुछ। तो मुझे लगता है मुझे इंडियन फैमिली में एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। हर तरीके की रिफॉर्म की जरूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ियां सुधर पाए। ये जो बच्चे 12 साल के बच्चे जो जो ये बकवास कर रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि ये जो वो कर रहे हैं ना, इसका इसका कोई कोई सार्थक उपयोग नहीं है आगे। ये हमारा देश खराब कर रहा है, ये हमारा समाज खराब कर रहा है। और देश मतलब जमीन नहीं होता, लोग होते हैं। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो देश भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए लोगों का जिंदा रहना और लोगों की सुरक्षा ये बहुत ज्यादा मायने रखती है, और लोगों के बीच में वो भावनाएं, वो बंधुत्व जिंदा रहे, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मैं भारत में एक दो चीज़ें भी मैं नोटिस करता हूँ कि ये बात भी फैक्ट है प्रशांत कि आज पिछले ज़माने से आज हमारी औरतें शायद काफ़ी आगे आ चुकी हैं। आज जी। उनके पास पूंजियाँ ज़्यादा हो गई हैं, आज वो नौकरियाँ ज़्यादा कर रही हैं। आज वो अपने हक के लिए लड़ाई भी कर रही हैं और वो काफ़ी कोशिश भी कर रही हैं कि वो जो उनको एक एनवायरनमेंट में बांध के रख दिया जाता है कि शादी एंड बच्चे एंड किचन, वो उससे भी हम्म। एक बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो ये तो कहना एकदम मेरे ख्याल से ये भी कहना इम्पोर्टेंट है कि समाज बदला, फॉर अ पॉजिटिव चेंज भी बदला है पिछले कुछ सालों में। बिल्कुल समाज, मैं ये हमेशा कह रहा हूँ, समाज देखो इवॉल्व करेगा। ऐसा नहीं है मैं कहूंगा कि आप पूरी तरह समाज खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। देखिए वो सुधरा है। महिलाओं को जहां तक है अधिकार की बात है, वो तो पहले कम था ऐसा नहीं था, पहले तो था ही नहीं, और था भी तो वो किसी ने जकड़ रखा था। अब वो उस बेड़ियों से आजाद हो रही हैं धीरे धीरे। और अब वो मेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी महिलाओं के पास, इसके लिए वो बोल नहीं पाते थे। महिलाओं को स्कूल नहीं भेजते थे, पढ़ने नहीं देते थे, कम उम्र में शादी कर देते थे, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्हें परेशान रखते थे। तो वो कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाती थी। लेकिन जब वो पढ़ने लग गई, और जब हमारा देश आजाद हुआ, मतलब लोग पढ़ने लग गई धीरे धीरे, जब पढ़ी तो उनको ये समझ में आया कि एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि एजुकेशन से आप नौकरियां हासिल करते हो। एजुकेशन एनलाइटमेंट का भी एक बहुत बड़ा चीज है। मतलब तो महिलाएं उससे जागी। महिलाओं ने सिर्फ हमारे भारत के लोगों के बारे में नहीं पढ़ा, वो बाहर भी गई, बाहर के विषयों में भी पढ़ा उन्होंने, अलेक्जेंड्रा कोलंताई को भी पढ़ा। तो एक फेमिनिज्म का भावना भी उनके अंदर जागा, एक इंडिविजुअलिटी को वो एक्सपीरियंस करने लगी कि यार हमारा जो जीवन है वो किसी मर्द के अस्तित्व पर नहीं टिका है, हमारा खुद का एक अस्तित्व है। तो डेफिनेटली वो आगे निकली, आगे पढ़ने लगे। और इसमें मुझे लगता है कि जो लोग मिडिल क्लास मोरालिटी को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते थे, उन परिवारों का इसमें बहुत बड़ा रोल है अ, महिलाओं के आगे बढ़े पाने में। क्योंकि वो लोग ही इस मानसिकता को नहीं मानते थे कि महिला का काम है पुरुष के साथ शादी करना और बच्चे पैदा करना। तो महिलाओं में एक बदलाव हुआ है और ये आगे भी होगा। लेकिन हमें पुरुषों को इस चीज के लिए अपने कंधे को थपथपी देने की जरूरत नहीं कि हमने हमने तुम्हें इजाजत दिया, हमने तुम्हें वो किया। वो उनका स्पेस था, वो कैप्चर करके। और हमें कुछ करना भी नहीं है। मतलब खास तौर पर मैं मर्दों को कहूंगा, मर्दों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि महिलाएं अपना अधिकार पा जाए। बस मर्दों को एक इम्पॉर्टेंट काम करना है जो मर्द नहीं करते हैं, जो उन्होंने इंक्रोच कर रखा है ना महिलाओं की जगह को, वो बस वो छोड़ दें, उनके रास्ते में ना आया करें। वो अपने आप आगे निकल जाएंगी। कोई उनको पुश करने की जरूरत नहीं है। बहुत मर्द क्लेम करते हैं यार मैंने अपनी बेटी को पढ़ने दिया। अरे यार वो तो उसका अधिकार था, आपने क्या पढ़ने दिया? आप उसके रास्ते में नहीं आए बस। तो आप पुश नहीं करते हैं, आप बस हर्डल नहीं बनते उसके बीच में। आप हर्डल नहीं बनेंगे तो वो उनको कोई रोक भी नहीं सकता। मतलब उनके पास मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा सोचने की क्षमता होती है। हम लोग कम सोच पाते हैं और हम कम इमोशनल होते हैं।
और मुझे लगता है कि महिलाएं संवेदना से भरी होती हैं, और जब वो समाज को चलाती हैं ना, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चला पाती हैं, क्योंकि वो इमोशंस को समझती हैं। हम बड़ा प्रैक्टिकल क्रूअल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक फ़र्क है, और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और होपफुली मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा आगे बढ़ें, वो जहाँ पहुँचना चाहती हैं, जो उनका असली अधिकार है, जो उन्हें एक इंसान होने के रूप में मिलना चाहिए, वो मिले। लड़की तो होना एक अलग बात है, पर एक ह्यूमन होने के नाते भी उनका जो अधिकार है, उससे भी उन्हें वंचित रखा जाता है। वो उस स्थिति में हमें दूर करना पड़ेगा। आज भी हमारे देश में ऑनर किलिंग हो जाती है। आज भी हमारे देश में बेटियाँ खुद तय नहीं कर पाती कि वो किससे शादी करेंगी, उनका साथी क्या होगा। वो ये भी नहीं तय कर पाती कि वो क्या पढ़ेंगे। मतलब फैमिली उनको डिक्टेट कर रहा है कि भैया आपको ये करना है, लेकिन लड़कों पे ये नहीं होता। लड़के जो चाहे वो करते हैं, आवारागर्दी करें, जो करना है वो करें। उसके बाद लड़कों के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं हो, 12 बजे आ रहा है लेकिन लड़कियाँ 6 बजे आ जाएँ। तो ये समाज में ये जो गंद फैला रहा है, ये कौन फैला रहा है? लड़कियां तो रेप नहीं कर रही है ना सड़कों पे उतर के। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि लड़कियों को आप आगे बढ़ाइए मत, बस उनके रास्ते से हट जाइए, वो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगी। प्रशांत, आपने एक ये जो शब्द यूज करा है, मिडिल क्लास मोरालिटी, अपर कास्ट मोरालिटी, हम्म। ये अच्छा हम्म। है। बट मैं इसमें थोड़ा और जानना चाहता हूँ, हम्म। इसका मतलब क्या होता है, कि इसमें हम्म। विस्तार में थोड़ा बताएंगे? देखिए, हम जो रोजमर्रा में अपने समाज के अंदर देख रहे हैं ना, जो भी चीजें चल रही हैं, प्रैक्टिस आपने फिल्मों में भी देखा होगा, सीरियल में भी देखा होगा। वो मिडिल क्लास मोरालिटी है। मिडिल क्लास मोरालिटी आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है। मिडिल क्लास मोरालिटी की वजह से ही ज्यादा लोग दुनिया में मरे हैं बनिस्बत आतंकवाद से मरे हों। ये जो ऑनर किलिंग है, ये मिडिल क्लास मोरालिटी का हिस्सा है। ये महिलाओं को ज्यादा पढ़ने नहीं देना, ये मिडिल क्लास मोरालिटी का हिस्सा है। महिलाओं को बच्चे पैदा करने चाहिए और अपने उसके अलावा कुछ सोचना चाहिए, मिडिल क्लास मोरालिटी का हिस्सा है। और जो कास्ट सिस्टम है वो प्रैक्टिस होना चाहिए, ये अपर क्लास मिडिल क्लास मोरालिटी का हिस्सा है। हमारे घर में जो काम करने वाले आती है उसके लिए अलग बर्तन रखना, ये मिडिल क्लास मोरालिटी का हिस्सा है। हमारे यहाँ कोई मजदूर अगर पानी पीने के लिए ग्लास मांगता है तो हम उसे एक अलग वाला ग्लास निकाल कर देते हैं, ये मिडिल क्लास मोरालिटी का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हम रोज मिडिल क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि इनह्यूमन है, जो असमानता का प्रतीक है, वो सारी मिडिल क्लास मोरालिटी का हिस्सा है। और वही मिडिल क्लास मोरालिटी देश को बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, और वही मिडिल क्लास मोरालिटी कारण बनेगा भी। अगर हम किसी चीज को बर्बाद होता हुआ देखेंगे भविष्य में, ऐसा हो नहीं, मैं कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर कभी ये देश बर्बाद हुआ तो उसका कारण मिडिल क्लास मोरालिटी होगा। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और हम देखते हैं कि समाज में व्यक्ति एक एडल्ट बन गया या बन गई, और वहाँ से फिर उसको दूसरे इंस्टीट्यूशंस से डील करना पड़ता है, जिसमें मीडिया है, जर्नलिज्म है, कोर्ट है, पुलिस है, जस्टिस के इंस्टीट्यूशंस है। जी। और यहाँ पे आपको क्या लगता है कि ये जो हम जिनको बेसिकली पिलर्स कहते हैं हम हमारे समाज का, तो हम्म। इन पिलर्स का क्या सिचुएशन है अभी, और जी। अभी आप इनको किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं, और हम एक एक करके पिकअप कर सकते हैं कि कहाँ पे मे बी। हमने थोड़ी सी मीडिया पे चर्चा करी थी, हम उसमें बाद में आएंगे, बट थोड़ा सा मे हम्म। बी लेट्स स्टार्ट विद न्याय, जो जिसको हम कहते हैं जस्टिस। क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में जस्टिस है, और या ये जस्टिस इज रिजर्व्ड ओनली फॉर द प्रिविलेज्ड? नहीं, मैं जस्टिस नहीं है, जस्टिस रिजर्व फॉर द प्रिविलेज्ड है। जस्टिस अगर होता तो हमारे देश के अंदर ना लाखों लोग अभी अंडर ट्रायल जेल में नहीं पड़े होते। मैं खुद लखनऊ जेल में 3 महीने अभी बिताकर 6 नवंबर को आया हूँ, और मेरे साथ लगभग 90% लोग जो थे अंडर ट्रायल थे, और वो सिर्फ इसलिए बेल नहीं ले सकते थे या उनकी कार्रवाई इसलिए नहीं आगे बढ़ रही थी क्योंकि वो गरीब लोग थे। उनके पास वो संसाधन नहीं थे जिससे वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात को 12 बजे खटखटा देते और अर्नब की तरह उनके लिए हरी साल्वे खड़े हो जाते और उनको भी आराम से बेल मिल जाती। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, लोग उस पर सवाल नहीं करते और हमें ये मजबूरी में कहना पड़ता है हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। ये क्यों ज़बरदस्ती हम पर लादा गया है? क्यों ज़बरदस्ती हमें ऑब्लाइज़ किया गया है कि आपको ये कहना ही पड़ेगा कि वो एक सैक्रोसेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है। अरे वो कोई रोबोट नहीं चला रहा है, वो इंसान ही है। वो कोई मेरिट से नहीं आया है, वो रिकमेंडेशन से आया है।
तो हमें भी पता है रिकमेंडेशंस क्या किस तरीके से होते हैं। जो कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लोग आते हैं, और सरकार तो, राज्य सरकार तो खुद ही अपॉइंट कर देती है बहुत सारे जजेस को, जो कि परमानेंट हो जाते हैं जाकर। तो ये एक प्रॉब्लम है। और ये जो लोग हैं, ये लोग कैसे, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक आम आदमी पिटिशन फाइल करता है, उसको 3 महीने 4 महीने लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग आने के लिए, और कोई फाइल करता है वो 1-2 दिन में फाइल कर जाता है। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है ना, कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं आपकी, भैया सबके लिए 48 आवर्स का मिनिमम टैट रखा है, या सबके लिए 72 आवर्स का रखा है। ये लोगों को अलग अलग न्याय कैसे मिल रहा है? यही दर्शाता है कि न्याय व्यवस्था में एक बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि डाइवर्सिटी नहीं है किसी भी विभाग में। न्यायालय में डाइवर्सिटी जब तक नहीं होगी, तब तक चीजें कैसे सुधरेंगी? एक ही सोच के, एक ही विचार के लोग आते हैं और अचानक से सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, फिर कोई फैसला देते हैं, फिर राज्यसभा चले जाते हैं, कोई फैसला देते हैं, एनजीटी के चेयरमैन बन जाते हैं। तो ये जाहिर सी बात है ना, ये बनने के और बीच में जो कई उन्होंने जो जजमेंट्स दिए हैं, वही बता रहा है कि वो उसके बाद जो उनको इनाम मिल रहा है, उसी से बताता है कि उनके अंदर एक बड़ी प्रेजुडिस है। और सुप्रीम कोर्ट, मतलब मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करूंगा। मैं जब जेल में था तो लोग कहते थे कि हमने बेल लेने के लिए फलाने जज को 2 लाख रुपए दिया है, फलाने जज को 5 लाख रुपए दिया है, फलाने जज को प्लाट दिया है। तो ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जुडिशरी जो है एक बहुत बड़ी करप्ट बॉडी है, जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि सारे लोग करप्ट है, बहुत सारे हो सकते हैं ईमानदार भी होंगे, है भी, लेकिन बहुत करप्शन जो है बहुत प्रिवलेंट है जुडिशरी के अंदर। और करप्शन के साथ साथ जो फेवरेटिज्म है, जो 200 परिवारों का जो कोलेजियम है, कि यही 200 परिवार के लोग आकर जज बनते हैं, किसी का भतीजा, किसी का दामाद, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का चाचा, इस तरीके से लोग एक दूसरे को जज बनाते जा रहे हैं। आप निकाल के देख लीजिए पूरा इतिहास। हम्म, रंगनाथ मिश्रा हो, चाहे वो दीपक मिश्रा हो, चाहे वो अरुण मिश्रा हो, ये सब एक ही परिवार के हैं। तो क्या एक ही परिवार में इतने मेरिट है और इतनी काबिलियत है कि वही लोग जज बनेंगे? हम्म, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जुडिशरी के अंदर। जुडिशरी में रिफॉर्म की जरूरत है, कोलिजन सिस्टम कोलैप्स होने की जरूरत है। जब एक क्लर्क एग्जाम देकर आ सकता है वहां, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं एग्जाम दे सकते? मतलब ये मेरा कहना है, हो सकता है मैं ये बहुत फीजिबल चीज नहीं बोल रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि एक यूपीएससी जैसा एग्जाम क्यों नहीं हो जाए, जो कम से कम एग्जाम से पास कर आया है उसको पता तो होगा। वरना मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की ऐसी ऐसी टिप्पणी सुनता हूँ, ऐसा लगता है कि इनसे बेहतर तो किसी कचहरी का वकील जानकारी रखता होगा संविधान के प्रति। हम्म, आप अपना अगर आप कंफर्टेबल हैं तो क्या आप अपना लखनऊ जेल के बारे का एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहेंगे? देखिए, जेल जो है, लोग इसके बारे में सोचते नहीं है। हमारे यहाँ बाहर विदेशों में आप देखेंगे ना, जेल रिफॉर्म्स को लेकर बहुत लोग बातें करते हैं, और बहुत लोग कंसर्न रहते हैं कि प्रिजन राइट्स क्या होता है। हमारे देश में दरअसल वो फिल्मों में ना ऐसा दिखाकर कि जो पुलिस है वो हीरो है, बाकी सब विलन है, और इस तरीके से पुलिस मतलब सच सच की राह पर चलती है, ईमानदारी के राह पर चलती है। इससे क्या हुआ, हमारे समाज ने ना कभी सोचना ही बंद कर दिया। उन्होंने माना कोई बंदा जेल गया तो मतलब वो क्रिमिनल है, अब उसका समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसके बारे में किसी को सोचना नहीं चाहिए। और जब मैं जेल पहुंचा हूं, तो जेल के अंदर मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि मैं इंडियन जेल में हूं। मुझे अभी भी लगा मैं वो इसी ब्रिटिश हुकूमत की जेल में हूं। उसका पूरा जो सिस्टम है आज भी ब्रिटिश हुकूमत की तरह काम करता है। और जेल के अंदर आपसे जो आपका प्रिजन कार्ड बनता है, जिसमें आपकी सारी जानकारी लिखी होती है, उसमें मेरे लिए सबसे हैरानी करने वाली बात थी कि उसमें कास्ट का एक कॉलम था। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है कि शॉकिंग था कि आप एक तरफ कह रहे हो कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, जबकि इंस्टीट्यूट, मतलब सरकारी विभाग, खुद ये कॉलम बनाकर लोगों की जानकारियां जुटा रहा है। और ये जानकारी क्यों जुटा रहा है? कास्ट जुटा के क्या करेगा? जेल के अंदर कोई रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन दे देगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। कास्ट सिर्फ इसलिए पूछा जाता है कि आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए पूछा जाता है। और जेल के भीतर मैं मेरे जो बिताए 80 दिन थे, उन 80 दिनों में मतलब जो यातनाएं जेल प्रशासन की तरफ से लोगों को दी जाती हैं, जो परेशान किया जाता है, और पिटाई नहीं की जाती, मतलब ऐसा प्रत्यक्ष रूप से किसी तरीके की यातनाएं नहीं देंगे, लेकिन आपको इस तरीके से परेशान किया जाएगा कि आप अपने घर वालों से कहिए कि अपनी जमीन बेचकर जेलर साहब को कुछ पैसे पहुंचा दे, वरना आपका जीना यहाँ हराम हो जाएगा।
और जेल का जो खाना है, मैं क्या कहूँ, बड़ा ऐसा खाना है कि शायद अगर आप उसे कुत्ते को भी डालेंगे ना तो वो नहीं खाता था। मतलब मैंने जेल के अंदर 4-5 पेट्स पाल लिए थे। मेरे जो जेल जो खाना दिया करता था वो खाना वो भी नहीं खाते थे। उसमें कच्ची रोटियां होती थी, सड़ी हुई कद्दू की सब्जियां होती थी, कंकड़ पत्थर वाले चावल हुआ करते थे, और सुबह नाश्ते में भी कभी कभी कीड़े लगे चने मिलते थे। रात के खाने में भी सड़ी गली सब्जियां मिलती थी जिनमें कीड़े रेंगते हुए नजर आया करते थे। तो ये सारी चीजें जेल में हो रही हैं, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। लाख प्रिजन रिपोर्ट्स लिखी गई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अंडर ट्रायलों से काम करवाया जाता है, जबकि अंडर ट्रायलों से काम नहीं करवाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अंडर ट्रायलों से काम करवाया जाता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो ये सारी चीजें देख रहा था। हालांकि, और अगर आपको जेल में काम नहीं करना है तो आपको 2,500 रुपये जमा करवाने होते हैं। तो मैंने तो 2,500 रुपये जमा करवा दिए थे, तो मुझे काम नहीं करना पड़ा। लेकिन इतनी सारी कहानियां मैंने 80 दिनों में जुटाई हैं, इतने सारे लोगों से बातें की हैं, और वो सुनकर लगता है कि इस देश में होप कर पाना कि कोई चीज़ बदलेगा, ये थोड़ा-सा मुश्किल है। हालाँकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस मामले में कि ये ज़रूर बदलेगा। लेकिन कई लोग सिर्फ़ इसलिए जेल में इसलिए सड़ जा रहे हैं, उनका जीवन का 10-10 साल बीत जा रहा है कि उनके पास वकील नहीं है, उनके पास न्यायिक व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है ये शर्म की बात है, राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि उसका नागरिक सिर्फ़ शक के बुनियाद पर 10-10, 20-20 साल जेल में काट देता है, और अचानक से एक दिन न्यायालय ये कहते हैं कि हमें सबूतों के अभाव में आपको बाइज्जत बरी करना पड़ता है, आप तो बेगुनाह थे। कई लोगों को आपने देखा होगा 16-17 साल, 18 साल के बाद जेल से रिहा हो जाते हैं बिना किसी गुनाह के। तो ये एक फेलियर ही तो है, जता रहा है हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम का। और जेल के अंदर आपकी जो एजिंग होती है, आप जो बीमार होते हैं, आपको दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं। वही 4-5 पैरासिटामॉल है आपको दिया जाता है, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। आपका जीवन दुगना भागता है। आप बु दुग 2 रफ्तार से बूढ़े होते हैं। उसके अलावा आप जो जेल के अंदर मेहनत करते हैं उसके लिए आपको 20 रुपए रोज मिलते हैं, 20 रुपए। और आप बताइए, कोई बेगुनाह से आपने 10 साल जेल में रख लिया और 20 रुपए की दिहाड़ी पर उससे काम करवा लिया, तो ये अन्याय है कि नहीं? कल अब वो बेगुनाह साबित हो गया तो क्या आप उसको मिनिमम वेज के अनुसार पेमेंट देंगे? और जेल में बिताया 10 साल ज़ीरो काउंट होता है, हमारे जीवन का ज़ीरो है वो, क्योंकि उसमें हम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते हैं। और जेल में ना किताब पढ़ने देते हैं, ना कुछ लिखने पढ़ने देते हैं। सिर्फ ये कोच सोचते हैं कि हम लोग दिन भर बैठे रहें, और अपने घरों से जब भी हमारे घर से सामान आते हैं उनमें से कोई सामान कोई अधिकारी ले लेता है, कोई पैसे जो कूपन को मिलते हैं 3,500 रुपये का महीने का जो कूपन है, वो कूपन आता है, उसमें से 500 रुपये सिपाही साहब ले लेते हैं। तो ये तो परेशान करने के लिए तो हर जद्दोजहद कोशिश की जाती है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे मुझे लगता है कि वो बात कहते हैं ना कि दूसरों का गम देखकर अपना गम कम लगता है, तो बस अंदर मेरे से ज़्यादा गम वाले लोग मौजूद थे, जिनका जिनका दुःख ज़्यादा बड़ा था। तो उनकी बातें, कहानियाँ सुनकर थोड़ी-सी हिम्मत मिलती थी कि ये ज़िंदा हैं तो हम क्यों नहीं? जी। कितने लगभग आपके साथ कितने लोग थे वहाँ पे, और आपके हिसाब से कितने बेगुनाह कितने होंगे आपके हिसाब से मोटा-मोटी? देखिए, रिकॉर्ड कहता है सुप्रीम कोर्ट का कि अराउंड 24% कन्विक्शन रेट है हमारे देश का। जी। तो ये साफ तौर पे ज़ाहिर होता है कि ना 76% लोग कन्विक्ट नहीं होते हैं। तो ये, और मेरे साथ मतलब मेरे बैरक में तो 52 लोग हुआ करते थे, लेकिन पूरे जेल में 3600 लोग थे। और उनमें तो एक व्यक्ति आया था जो मार्गो का 10 रुपए का साबुन चुराने की वजह से जेल आया था। और मैंने जब उससे पूछा तो उसने क्यों कहा, तो कहा टीवी पर दिखाते हैं कि कोरोना चल रहा है, हाथ साबुन से धोएं। मेरे पास पैसे नहीं थे साबुन खरीदने के, तो मैंने चुरा लिए। अब स्टेट के पास देखिए क्या काम बचा है। उन बजरंगियों को नहीं रोकते जो मॉब लिंचिंग करते हैं, लेकिन 10 रुपए का साबुन चुराने वाले व्यक्ति, 500 रुपए की चोरी, 300 रुपए की चोरी वाले, 100 रुपए की चोरी वाले भी जेल आते हैं। अब वो चोरी किया है कि नहीं किया है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप नौकरी कर रहे हैं कहीं, और आपने मालिक से पैसे मांग लिए, नौकरी छोड़कर जाने की बात कर दी, तो उसने अपने बगल के दरोगा को फोन करके आप पे 500 रुपए की चोरी का इल्जाम लगवा दिया। अब आप साबित ही नहीं कर सकते कि आपने किया है कि नहीं किया है, क्योंकि आपके पास उस सेठ जी जितना संसाधन नहीं है। तो मेरे साथ काफ़ी लोग थे, और काफ़ी लोगों से मैंने बात की। एक मेरे दोस्त भी बने वहाँ काफ़ी सारे, जो जिनके लिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए लीगल हेल्प किया जाए किसी तरीके से, क्योंकि वो पूरी तरह बेगुनाह है।
और मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी बातें मुझे पता चली उनके बारे में, मैंने बाहर आके वेरीफाई किया, वो कहीं न कहीं पर्सनल वेंडेटा के तहत उन लोगों को जेल भेजा गया है और उन्हें फँसाया गया है। तो हम सभी लोग अगर ऐसा कोशिश करें तो मुझे लगता है इस देश की जेलें खाली हो जाएँगी। मतलब जिनको जेल में होना चाहिए था वो पार्लियामेंट में बैठे हैं और जिनको अपने घर पे होना चाहिए था वो जेल में बैठे हैं। तो यही पूरा संतुलन बिगड़ चुका है भारत का। जी। और प्रशांत जी, ये जेल जाना क्यों हुआ था? ये इस बारे में भी मेरे ख्याल से बताना चाहिए जो सुनने वाले हैं उनको। दरअसल जेल जाना इस बारे में हुआ था कि मैंने एक ट्वीट शेयर किया था। मतलब किसी का एक ट्वीट था, मैंने उसको शेयर किया था जिसकी वजह और मतलब मुझे जैसे ही मालूम पड़ गया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मतलब विदिन मतलब 5-10 मिनट में मैंने उसको डिलीट कर दिया। ये क्या मुझे क्योंकि कंफर्म नहीं हो पाया वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स बिकॉज़ इट वाज़ ट्वीटेड बाय सेवरल वेरिफाइड ट्वीटर्स। तो वेरिफाइड ट्विटर से ट्वीट हुआ था तो आप मुझे लगा कि ये ज़रूर ऑथेंटिक होगा और ऑर्गेनाइज़ेशन ने ट्वीट किया था, कोई इंडिविजुअल ने नहीं ट्वीट किया था। हालाँकि उसको डिलीट करने के बावजूद भी 2 दिन के बाद अ, मेरे घर पर पुलिस आती है और मुझे ले जाती है और मुझे ये सारी बातें कि मुझे उसके लिए गिरफ्तार किया गया, ये मुझे निकलने के बाद पता चला है। तब तक मुझे कोई मतलब रिहाई तक मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था मुझे किस लिए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस स्टेशन भी ले जाकर उन्होंने मुझसे कोई सवाल-जवाब नहीं कहा पूछा, ना ही कोई इंटरोगेशन किया। मुझे सिर्फ़ कुछ इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए और कुछ पिटाई की, उसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया। जी। ये तो मतलब काफ़ी मतलब इट्स बहुत डिसअपॉइंटिंग भी है और काफ़ी दर्दनाक भी है सुनना कि इतने हज़ारों व्यक्तियों के साथ ये हो रहा होगा इस देश में। और जुडिशल रिफॉर्म्स की कोई हमारे देश में कोई बातचीत ही नहीं है। वो जैसे चलते हुए आ रहे हैं, वो जैसा आपने कहा वो बात बिल्कुल सही है कि वो जो ब्रिटिश टाइम के से जो चल रहा था वही कंटिन्यूड है। और वो सिस्टम क्योंकि शायद वो इतना कॉलोनियल सिस्टम इतना पावर देता है स्टेट को, तो उसके बाद जब नई सरकारें आई तो उनको दे वर सेड्यूस्ड प्रोबेबली बाय दैट पावर। उन्होंने उन्होंने सोचा भी नहीं एब्सोल्युटली। कि वो पावर हमको हटा के एक नागरिक को वो ताकत देनी है। और हमारा शायद संविधान भी इस चीज़ को एड्रेस नहीं करता है मेरे ख्याल से। किस चीज़ को? जुडिशरी में जो प्रिजन राइट्स जिसको हम कहते हैं उस चीज़ को। देखिए, ये काम एग्ज़ीक्यूटिव हम्म। बॉडी का है। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक फ्रेमवर्क है। अब उसको इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम एग्जीक्यूटिव बॉडी का है। वो ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। अगर वो ईमानदारी से क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का मुझे एक स्पीच याद आता है जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था। वो कहा था संविधान कितना भी खराब हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे लोग होंगे तो ये अच्छा साबित होगा। और ये कितना भी अच्छा हो और इसे लागू करने वाले बुरे लोग होंगे तो ये बुरा साबित होगा। तो ये बुरा साबित हो रहा है क्योंकि बुरे लोग इसे लागू कर रहे हैं। तो ये काम है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ जस्ट अ फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंसान नहीं है जो आपकी मदद करेगा। आपका आपका ये इसको इम्प्लीमेंट करने का, उसकी चीज़ों को इंश्योर करने का काम ये एग्जीक्यूटिव बॉडी का है, जो पूरी तरह सरकार की गोद में बैठ चुकी है और अब उसके अंदर भी वो इंडिपेंडेंस नहीं रहा कि एग्जीक्यूटिव जो आईएएस ऑफिसर्स थे, वो भी कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। अ, उन्हें भी मतलब पूरी तरह सरकार से कोप अप करना पड़ता है। हम मानते हैं कि उनकी सरकारी नौकरी है, पर इतनी क्या मजबूरी है सरकारी नौकरी की कि आज भी लोग गटर साफ करने पर मजबूर हैं और ये जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास बैठा हुआ है इतने पावरफुल लोग बैठे हैं वो आज तक एक मशीन नहीं बना पाए भारत में गटर साफ हम्म। करने की। आपके थोड़ा सा मैं आपका जो जर्नलिस्ट बैकग्राउंड है, बिफोर दैट मैं ये बात एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि जो हमको सुन रहे हैं कि सिर्फ एक ट्वीट के कारण आपको जेल जाना पड़ा था। तो इस जी, बात पे एम्फेसिस करना बहुत ज़रूरी है कि किसी एक डेमोक्रेसी में बोलने का अधिकार कितना ज़रूरी होता है। और हम इस चीज़ को बहुत बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट ये अधिकार जब जाता है तब कितनी दिक्कतें हो सकती है लोगों को, समाज को। और जिस चाइना को हम आंखें दिखाने की बात करते हैं, ये मॉडल उस चाइना जैसे देश में होता है। तो कहीं ना कहीं हम उस चाइना जैसा देश बनने की कोशिश कर रहे हैं, या वो मिडिल ईस्ट के सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्रीज जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे बोलने की आज़ादी आज भी आप सिटीजन होने के नाते आप सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट हैं। तो आप एक इंडिविजुअल नहीं हैं। बिल्कुल। तो जो लोग सुन रहे हैं मेरे ख्याल से उनको इस बात पे थोड़ा चिंतन करना चाहिए।
आगे बढ़ता हूँ प्रशांत जी, थोड़ा सा आपके आपका जो जर्नलिस्ट करियर रहा है, कुछ ऐसी स्टोरीज बताएंगे जिनने आपको वाकई में काफी मूव करा हो और आपके जो हाइलाइट्स हो आपके ओवरऑल स्टोरी आपकी करियर की। देखिए 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था 2017 या 18 में शायद। मैं ईयर श्योर नहीं हूँ उस साल में। जब भारत बंद हुआ तो मेरठ में बड़े प्रदर्शन हुए थे और उस समय पुलिस ने बहुत लोगों को गिरफ्तार किया था। और मैंने जब वो स्टोरी ब्रेक की थी, उसके अंदर ये स्टोरी ब्रेक हुई थी कि पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्ज में 9-9 साल के बच्चों को भी गिरफ्तार किया है। और उन जुवेनाइल्स को 21 साल 22 साल एज लिखकर उनको भी बड़े-बड़े जेलों में भेज दिया गया है। तो ये स्टोरी जब ब्रेक हुई और विमेन एंड चाइल्ड कमीशन ने जब रेड की और मेरठ जेल में 27 बच्चे बरामद हुए जो जुवेनाइल थे लेकिन उन्हें एडल्ट बनाकर जेल भेज दिया गया था। तो इस स्टोरी के बाद ये उत्तर प्रदेश में थोड़ा हड़कंप मचा था प्रशासन के तौर पर, पुलिस महकमे में। और यहाँ तक कि सीजीएम पर भी सवाल उठे थे कि बिना वेरिफिकेशन के सीजीएम साहब ने कैसे किसी को जेल कर दिया कि वो जुवेनाइल है कि नहीं है। और 9 साल का बच्चा तो कॉन्स्पिरेसी करके क्रिकेट मैच नहीं जीत सकता था, तो वो कैसे मर्डर कर सकता है और दंगे करा सकता है। तो ये स्टोरी के बाद से ही मुझे उत्तर प्रदेश में से धमकियाँ आनी शुरू हो गई थी कि तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालाँकि मैंने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया और ये जो कुछ हुआ, मेरी ये दूसरी गिरफ्तारी थी, इससे पहले की भी जो गिरफ्तारी थी और ये भी गिरफ्तारी है, उसी की खींच है। तो सरकार भी आपसे बदला लेती है। तो मुझे लगता है कि वो एक मामला था जिसकी वजह से। और उसके बाद मेरी जो अंतिम स्टोरी थी वायर में, मुझे लगता है वो मेरे सबसे करीब है, जहाँ मैंने एक 17 साल की बच्ची की स्टोरी की थी जिसमें जिसे उसे 2-3 बार बेचा गया है शादी करने के लिए, जिसे हम मोल की बहू कहते हैं। हरियाणा में बड़ा प्रचलित है कि बेच के खरीद के बहुएँ लाते हैं घर में। तो ये स्टोरी हुई और इस स्टोरी में भी थोड़े से पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे फरीदाबाद के। हालाँकि इस पर कार्रवाई हुई उसके बाद, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी स्टोरी से कुछ इम्पैक्ट हुआ हो। और वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिसको लेकर मैं मेरे बहुत करीब है, लेकिन मुझे लगता है ये 2 स्टोरी थी जिसको लेकर मैं निशाने पर आया था। ये एक बात मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक व्यक्तिगत तौर पे कि आप अपने अंदर करेज कैसे ढूंढते हैं ये सब स्टोरीज करने का। देखिए, आपके पास ना जब खोने के लिए बहुत कम चीज़ें हों, तो आपके स्पाइन में दम होता है। आप जैसे-जैसे ना आप किसी के एहसानों तले दबे होंगे या किसी से आपने पैसे पकड़ लिए होंगे या आपने कहीं किसी के हुक्म बजा दिया होगा या फिर आपने किसी से फ़ेवर ले लिया होगा, तो आप बंधे रहते हैं। तो मैंने तो कभी ऐसा लिया नहीं कुछ और कभी किसी का फ़ेवर नहीं लिया। किसी एमपी के यहाँ इंटरव्यू करने भी जाता था तो उसकी चाय तक नहीं पीता था। बस उनको यही कहता था जब आप हार जाएँगे, तो आपके अपने पैसे से पीऊँगा, अभी सरकारी पैसे से चाय नहीं पीऊँगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मायने रखती थी। तो मुझे लगता है वो करेज सिर्फ़ इसलिए आता है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे प बैंक बैलेंस जितना कम होगा, आपके पास करेज उतना ज़्यादा होगा। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ पर कहीं ना हुँ, कहीं जो हमारा फैमिली बॉन्डिंग होती है वो ही आपको कई बार खींच लेती है। हाँ, तो हुँ। वो आपको उनके उनके ध्यान नहीं आता था, आपको उनका नहीं सोच पाते थे आप, या वो कैसे मैनेज करते थे? मतलब चूँकि मेरे पिताजी भी कांशीराम के साथ काम कर चुके थे और तो मेरे पिताजी भी एक तरीके से मतलब उतना परस्यू नहीं किया उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि हमें वो इंस्पिरेशन वहीं से मिला है कि जिस तरीके से मतलब कांशीराम ने अपना परिवार छोड़ दिया, किसी कभी कि सोचा नहीं परिवार के बारे में और आपको एक लार्जर कॉन्सेप्ट सोचा कि एक पूरा समाज है जो 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 वो भी आपका परिवार हो सकता है, जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तो जब आप उसके लिए काम करने की कोशिश करते हैं और वैसे भी हम लोग ये कहते हैं कि हमारी जो मौत है, वो बहुत बेकार तरीके से लिखी हुई है। हमारा जीना-मरना किसी को मैटर नहीं करता। तो जब किसी को मैटर नहीं करता, तो क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए समाज के लिए। और हमें लगता है कि मरना तो सबको एक ना एक दिन है ही है। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा। तो हम यही बस सोचते हैं कि जितने भी ज़िंदा हैं, उनको कितना सार्थक बनाएँ समाज के लिए। बाकी परिवार से पूरा समर्थन है। मतलब मेरे मम्मी-पापा मुझे कभी नहीं कहते कि बेटा तुम ये मत करो, ये मत बोलो। वो मेरे मतलब हमेशा ये कहते हैं कि तुम्हें एक ही ज़िंदगी मिली है और अगर तुम इसको डिवोट करते हो उन लोगों के लिए जो लोगों की आवाज़ कोई नहीं सुनता, तो उनके लिए भी ये गर्व की बात होगी। और मेरी वाइफ़ भी मुझे इतनी सपोर्टिव है कि वो मेरी आइडियोलॉजी को समझती है, मेरी
काम करने के तरीकों को समझती हैं, तो मुझे कहीं से पुल बैक नहीं होता, मुझे हमेशा पुश ही करते हैं लोग आगे बढ़ने के लिए, जी फैमिली में जी नहीं, एटलीस्ट। आपकी वाइफ को मैं स्पेशल रिकग्निशन इस शो पे भी देना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप जेल में थे तो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी सोशल मीडिया में, आई थिंक वो काफ़ी काबिले तारीफ थी। और मेरे ख्याल से आपकी रिहाई जो है वो शायद उसमें उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन। बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, मतलब मैं अभी भी कहता हूँ अगर वो नहीं होती तो मैं नहीं होता बाहर अभी। थोड़ा सा यहाँ से मैं धीरे धीरे मैं मीडिया की तरफ और थोड़ा सा ड्वेल करना चाहता हूँ। आपने शो की शुरुआत में एक कुछ बातें बोली थी, जिसमें आपने कहा था कि एडिटोरियल बोर्ड किस तरीके से अपनी आवाज़ को दबा देता है और किस तरीके से कुछ स्टोरीज को दबा देता है। तो हम्म। ये जो बैकग्राउंड चलता है, जो आम व्यक्तियों को, मेरे जैसे व्यक्तियों को पता नहीं है, जो मीडिया में जो स्क्रीन के पीछे चलता है या जो बैकग्राउंड उसका चलता है, उसके बारे में उस एनवायरनमेंट से थोड़ा-सा हमको रूबरू करवाएँगे? वो कैसा होता है? उसमें क्या डिस्कशंस होते हैं? कैसे डिसाइड होता है कल की स्टोरी क्या होगी, आज की स्टोरी क्या होगी? उन उसमें किस तरीके के प्रेजुडाइज़ आते हैं, एटसेट्रा, एटसेट्रा? देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि जब हमारे देश में जो जी। मीडिया है, मीडिया में सबसे टॉप पोस्ट क्या होता है किसी भी अखबार, किसी चैनल में? हाँ। वो होता है एडिटर, जो जी। संपादक साहब होते हैं। लेकिन अब वो ना संपादक बदल चुका है, अब वो संपादक सिर्फ़ नाम का अच्छा। संपादक है। वो एडिटोरियल गाइडलाइन जो पहले संपादक बनाया करता था, वो ओनर बनाते हैं। क्योंकि ओनर का अपना बिज़नेस इंटरेस्ट है। तो अगर उसने रिलायंस जियो से एडवर्टाइज़मेंट के लिए प 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो वो कोई भी नेगेटिव स्टोरी नहीं चलेगी। तो जब भी कोई स्टोरी को लेकर, और बड़े-बड़े अखबार ने अब एडिटर की जगह हुँ। सीईओ रख लिए हैं। तो अब वो सीईओ जब काम करता है ना, तो वो फिर पब्लिक के लिए नहीं काम करता, वो ऑर्गनाइज़ेशन के लिए काम करता है, और ऑर्गनाइज़ेशन के प्रॉफ़िट के लिए। तो डेफ़िनेटली सारे जो ओनर्स हैं, वो अपने बिज़नेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर उनको पता है कि उन्हें जियो से कोई एडवर्टाइज़मेंट का डील है, अडानी से है या टाटा से है या नेस्ले से है या मारुति से है, तो उनकी नेगेटिव स्टोरीज़ नहीं चलेंगी, क्योंकि वो रेवेन्यू। आपका सीधा-साधा एग्ज़ाम्पल, एबीपी न्यूज़ में पुण्य प्रसून वाजपेयी ने रामदेव बाबा का इंटरव्यू किया, और इस इंटरव्यू के बाद पतंजलि के सारे एडवर्टाइज़मेंट एबीपी के लिए रोक दिए गए। अब एबीपी ने उस पतंजलि के एडवर्टाइज़मेंट को बचाने के लिए पुण्य प्रसून वाजपेयी को चैनल से हुँ। बाहर कर दिया। तो ये एक एडिटर ही बाहर हो गया, क्योंकि बिज़नेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था। तो ये मीडिया में इस तरीके के डिस्कशन होते हैं, जब स्टोरी पिच होती है, कोई जर्नलिस्ट स्टोरी पिच करता है, तो जब एडिटर उसको पढ़ लेता है, तो वो उसको साफ तौर पे बता देता है कि ये स्टोरी जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। अगर नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि बिज़नेस इंटरेस्ट है और हमारी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती है। आप दैनिक जागरण अखबार को उठाकर देख लीजिए रोज़। मैं भी दैनिक जागरण अखबार को पिछले 1 महीने से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ सारी किसानों की नेगेटिव स्टोरी हुँ। चलती है। ऐसा नहीं है ना कि वहाँ भी लोग पॉजिटिव स्टोरी पिच करते होंगे, लेकिन वो नहीं छपती है, क्योंकि वो इस समय जब वो सरकार की तरफ से बैटिंग कर रही होगी, तो वो किसी भी तरीके की ऐसी स्टोरी नहीं लेगी जो प्रो किसान होगा। तो उसी तरीके से होता है, बेसिकली इट्स अ कंपनी। आप डिसाइड करते हो कि क्या कंटेंट आपके जाएगा, क्या कंटेंट आपके बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, और डेफिनेटली एक लमसम अमाउंट्स भी मिलते हैं इलेक्शंस के समय इन सारे चैनलों को। वही इनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा है। जी। तो मैं जो गुत्थी मेरे दिमाग में चल रही है वो ये है कि हम्म। हाँ, ये तो हर चैनल के साथ ही यही होगा कि मतलब मतलब तो फिर तो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म तो कभी compete भी नहीं कर पाएगा इन सब चैनलों और इन सब मीडिया हाउसेस के साथ। ये तो बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर है। बिल्कुल, बिल्कुल सिस्टमैटिक फेलियर हो गया। शुरुआत में अगर हमने इसे रोक दिया होता तो ऐसा नहीं होता, पर अब इसका सुधर पाना मुश्किल है। इंडिपेंडेंट अब सिर्फ़ वेबसाइट पर हो सकता है, हुँ। यूट्यूब पर हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो कॉस्ट है, जी। वो बहुत कम है चलाने के लिए। आपको ओवी वैन की ज़रूरत नहीं, आपको स्टूडियो की ज़रूरत नहीं, और आप लोग मतलब जो भी इंडिपेंडेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो जुनून में काम करते हैं, वो कोई ऐसा। तो ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, अ, तो वहाँ आपको पास मतलब दूसरों से मदद लेने की गुंजाइश कम रहेगी। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट जो मीडिया है इंडिया में, आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी स्टोरीज़ ब्रेक होती हैं, वो सब वेबसाइट्स पे ब्रेक हुई हैं। चाहे वो कैरवैन हो, चाहे वो वायर हो, स्क्रॉल हो, न्यूज़ लॉन्ड्री हो, इन सभी चीज़ों पर। कभी आपने नहीं देखा होगा दैनिक जागरण ने कोई बहुत बड़ा स्कैम उजागर कर दिया,
या टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा स्कैम उजागर कर दिया, इंडियन एक्सप्रेस करता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी तो आपने कब सारे ऑनलाइन का ही कमाल है। तो अब ये ऑनलाइन ही है, और और नागरिकों को भी समझना पड़ेगा जो रीडर्स हैं कि दे शुड स्टार्ट पेइंग फॉर द न्यूज़। मतलब जब वो न्यूज़ के लिए पे करेंगे तो कि हम न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्पोरेट के पास नहीं जाना पड़ेगा। जब आप फ्री में कंज्यूम करते हो तो बस आप फ्री में कंज्यूम करते हो, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका कॉस्ट कोई और बेयर करता है, और जब वो कॉस्ट को बेयर करता है तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो रीडर को एक एक तरीके का इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जहां वो न्यूज़ के लिए पे करना शुरू करें। तो ये बात मुझे समझ आ जाती है कि एक कॉर्पोरेट मीडिया हाउस डोनेशन मतलब एडवर्टाइजिंग का पैसा दे रहा है किसी को, और उसके 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 अगेंस्ट में कोई स्टोरी नहीं जी। जाएगी। यहाँ पे सरकार या किसी पॉलिटिकल पार्टी की डिफेंस कहाँ से आ जाती है बीच में? देखिए, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी का डिफेंस तो इसके आया ना, पार्टी भी तो पैसे दे रही है एड्स के। एड्स के, जो गवर्नमेंट एड्स होते हैं उसका एक बड़ा चंक आपको मिलता है अगर आप गवर्नमेंट के साथ हैं तो। सारी चीजें तो प्राइवेट से नहीं आती ना, प्राइवेट बड़ा अनश्योर है, लेकिन गवर्नमेंट का एकदम क्लियर है। गवर्नमेंट की इतने डिपार्टमेंट ने हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों का बजट है, वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट आपके साथ अगर एमओयू कर लेती है 3 साल के लिए कि वो आपको हर साल 100 करोड़ का ऐड देगी, तो आपको तो गारंटीड है ना 300 करोड़ का बिजनेस है आपके पास। तो वो 300 करोड़ के बिजनेस को को बचाए रखने के लिए आप सरकार के साथ बैठ जाते हैं जाकर। सरकार कल ऐड देना बंद करते हैं, आप जितने भी देंगे अर्नब तक भी सरकार के विरोध में उतर जाएंगे। उनका बाकी पर्सनल आइडियोलॉजी है, वो जब अपनी इंडिविजुअल दुकान चलाएंगे तो वहां जरूर ये सब काम करेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट सेटअप में वही उन्हीं का साथ देंगे जो उनका मदद करेगा। बाकी जो एंकर वेंकर अपनी बिगेटरी प्ले करते हैं, वो तो उनका अपना एक हिस्सा है, उनकी अपनी बचपन की एक ट्रेनिंग है जो वो सीख कर आए हैं, वो कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे सत्ता में ये रहे चाहे सत्ता में कोई भी रहे। हाँ, अब आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, मैं अग्री करता हूँ, और ये इस बारे में काफ़ी चर्चा भी हो चुकी है, जो जिस तरीके से हमारा मीडिया का सिस्टम पूरा गड़बड़ा जा चुका है। और इसका शायद एक ही तरीका है कि भाई हम इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को और सपोर्ट करें। जी। आप एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि उनके इतने करोड़ उनको मिलते हैं, बट आप दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि वो लॉस में है, तो ये मुझे समझ नहीं आया, ऐसे कैसे हो रहा है? देखिए, जितना एडवर्टीजमेंट उनको जी। मिलता है, उस एडवर्टीजमेंट के से वो अपना ऑपरेशन नहीं चला सकते। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा पैसा ब्लैक में भी आ रहा है जो इलेक्शन के समय आता है, तो वो एक बड़ा चंक है जिसकी वजह से ये सरवाइव कर रहे हैं लॉस में होने के बावजूद भी। बुक्स में लॉस में है ये, पर वैसे लॉस में नहीं है ये। और बुक्स में दिखा नहीं सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग ली है। बिल्कुल बिल्कुल, आप वही वही बात है, अगर वो बता देंगे तो फिर सारा भेद ही खुल जाएगा ना। हाँ हाँ, इसलिए शायद आई थिंक यूएस में भी हम जो देख रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है या वॉशिंगटन पोस्ट है, इस टाइप के जो संस्थाएं हैं जो बिल्कुल अपने जो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स पे चल रही हैं, उसका एक डिसेंट जर्नलिज्म हम्म। हमें देखने को मिलता है। बहुत अच्छा तो शायद मैं नहीं कह बिल्कुल सकता, बट बेटर देन फॉक्स न्यूज़ और सीएनएन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आपको ऐसा कौन-कौन से इंस्टीट्यूशंस हम देखते हैं कि आपके आसपास, और जो आपको लग रहा है थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं? मतलब वी हैव कवर्ड मीडिया एंड वी हैव कवर्ड कोर्ट्स एंड वी हैव कवर्ड पुलिस आल्सो। कौन सा इंस्टीट्यूशन आपको लगता है अभी बचा हुआ है? देखिए, सीबीआई है, जी। ईडी है, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट। एनजीटी भी है एक, जिसने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने पर बैन लगा दिया था, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते जो यमुना के पानी में गंदा कर रहे हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते हैं, वो सारे कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। अब वो इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं भी हैं, ये भी एक सवाल का मुद्दा है। और मतलब भारत में तो यही है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, मीडिया तो करप्ट हो ही चुका है। तो जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन थे वो तो अपने आप में हो चुके हैं, तो बचा कुछ भी नहीं है। मतलब एक है कि सरकार एक अम्ब्रेला है, वो अगर सही रहेगी तो बाकी सब सही रहेंगे। वही करप्ट हो गए तो सभी इंस्टीट्यूट करप्ट हो गए। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं कहूंगा जो सच में जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, कोई न्याय देने के लिए काम कर रहे हैं। वो सब सरकार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं।
अभी आपका आपके आगे के क्या गोल्स है प्रशांत जी? और मतलब क्या व्हाट डू यू वांट टू अचीव? शायद आप वायर के लिए अब काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी वायर के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी अपना हम लोग मिलकर सब लोग एक ऑनलाइन मैगज़ीन को लॉन्च करने जा रहे हैं, जी, बिल्कुल, उसके बारे में आप जो कि बात सब करना चाहेंगे आप? जी, जी, वो बिल्कुल एक सबअल्टर्न मैगज़ीन है, जी, जिसमें हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम न्यूज़ के कॉन्सेप्ट में नहीं बिलीव कर रहे हैं कि न्यूज़, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा एकेडमिक जो कंटेंट है वो लोगों के बीच में जाए, वेल डीप रिसर्च आर्टिकल्स हों, जो लोग पढ़कर समझ पाएँ। हालाँकि ये हमने इंग्लिश, हिंदी में ज़रूर रखा हुआ है, क्योंकि हिंदी इसके लिए रखा है, अमूमन आपने देखा होगा जो थोड़े से वेल रिसर्च आर्टिकल्स को छापते हैं वो सभी अंग्रेज़ी में होते हैं, हिंदी में नहीं होते। जी। तो हमने हिंदी भी इसलिए रखा है कि ताकि वो जो कंटेंट है वो लोगों को मास लेवल पर पहुँचे, जो लोग अंग्रेज़ी को नहीं पढ़ पाते हैं, उनका प्रिविलेज नहीं रहा कि वो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में जा पाएँ। तो सबअल्टर्न जब हम कहते हैं, तो सबअल्टर्न में हम मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात कर रहे हैं, हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम एलजीबीटी क्वेयर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हम विमेन इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, जो जो बहुत मतलब जिसको हम ना बड़ा वो पिज़्ज़ा ऑन द टॉपिंग की तरह देखते हैं, पर वो पूरा क्रस्ट क्यों नहीं बन सकता? हुँ, हाँ, तो वो पिज़्ज़ा का बेस है, होना चाहिए, हम उसको बेस तक लाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते न्यूज़ ऑर्गनाइज़ेशन के एक बड़े से पिज़्ज़ा पर विमेन इश्यू एक टॉपिंग की तरह नज़र आ रहा है, ऑर्गेनो की तरह। हुँ, हाँ, हम चाहते हैं कि वो क्रस्ट हो जाए पूरी तरह, वो क्रस्ट की भूमिका में आए, वो नीचे बेस की भूमिका में आए, उस पर ज़्यादा बातें हों। पॉलिटिक्स पर हर कोई बात कर रहा है, पर उन लोगों पर कौन बात उन लोगों को बेसिकली उनकी आवाज़ों को एम्प्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जिनकी आवाज़ मुख्य धारा में आपको कम सुनाई देती है। जी। और आप आपके नज़रिए में और आपके उम्मीद में बहुजन मूवमेंट आज की तारीख में किस तरीके से इस देश की राजनीति में क्या भूमिका निभा रहा है और आपको उससे क्या उम्मीद है आगे चल के? देखिए, बहुजन मूवमेंट बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, अभी एक होना बाकी है इसका। लेकिन एक चीज़ है, सोशल मीडिया ने बड़ी क्रांति कर दी है। सोशल मीडिया की वजह से हमें अब किसी भी मेनस्ट्रीम मीडिया के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकते हैं और हमारी बातें लोगों तक पहुँचती भी हैं। हुँ, तो मुझे लगता है कि एक मूवमेंट का एक ट्रांज़िशन पीरियड है। आप अगले 10 सालों में बहुजन मूवमेंट में इतना बड़ा बदलाव देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये इसी चीज़ का इंतज़ार शायद सब लोग कर रहे थे। हुँ, तो अभी मैं भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है अगला जो 2030 होगा, मैं नहीं जानता 24 की तो बात नहीं करता, 24 में जो लोग चुनाव लड़ते होंगे, लेकिन मैं बहुजन मूवमेंट के हिसाब से अगर मैं कहूँ जो पॉलिटिकल पावर हम विल जो हम खड़ा करना चाहते हैं, पॉलिटिकल फोर्स खड़ा करना चाहते हैं, 2030 में ये भारत पूरा देखेगा कि 2030 में क्या हो रहा है। क्या हम जैसे यूएस का सिविल राइट्स मूवमेंट जब था, क्या हम उसी तरीके का एक हुँ। मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय 2030? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर अभी तक कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ। जी, एक शांतिपूर्वक अगर इस देश के अंदर एक रेवोल्यूशन हो जाए, जहाँ किसी का नुकसान ना हो, जी। किसी के ऊपर हिंसा ना हो, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रेवोल्यूशन हम प्लान कर रहे हैं और अगले 10 साल के टारगेट को लेकर चल रहे हैं कि जब हर व्यक्ति अब कॉन्शियसली ये सोचेगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और वो अन्याय को सिर्फ़ इसलिए लेट गो नहीं कर देगा कि उसको लगेगा कि हमारे नसीब में अन्याय लिखा हुआ था, इसके लिए हमारे साथ हो रहा है। हुँ। बिल्कुल, प्रशांत जी ऑन दिस नोट मैं आपसे आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर कमिंग ऑन लाइट्स कैमरा आज़ादी। बहुत अच्छा लगा, एक बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन थी एंड मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भी देता हूँ बहुजन मार्ग के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जर्नलिज़्म में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ते रहे और हम सबका सपोर्ट है आपकी तरफ एंड मे द फोर्स बी विथ यू। थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया, तो मुझे आप फॉलो करें या ना करें, अब जाके प्रशांत जी को ज़रूर फॉलो करें और उनका काम जानिए। और अगर आप ये शो से इंगेज होना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो मुझे कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है THOONEDIT। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके कुछ सुझाव हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं lightscameraazadi@gmail.com। अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। जय हिंद।